हाउस सेकेंड हाउस लग को आधार देने वाला भाव है, सस्टेनेंस देता है। सेकेंड जो होता है वो उसको सस्टेन करता है। तो लग्न तो इस भाव पे इस कारण से डिपेंड करता है। और लग्न था जातक और सेकेंड हाउस में माया जगत। तो माया जगत से जो इंट्रोडक्शन है वो उसकी कहानी इसी भाव से शुरू होती है, सेकेंड भाव से, और वह द्वादश भाव में आकर के खत्म होती है। तो कालपुरुष कुंडली में जो द्वितीय भाव में है वो वृषभ राशि है, और नाड़ी ग्रंथ में भली भांति हम लोग जानते हैं कि वृषभ राशि को धन राशि कहा गया। तो इस प्रकार नेचुरली शुक्र तो धनेश है ही, और शुक्र को लक्ष्मी रूपा भी कहा गया। और लक्ष्मी मतलब कि धन धान्य की देवी। लक्ष्मी का अगर संस्कृत शब्द से देखा जाए तो लक्ष्य, लक्ष्य से जो जुड़ा हुआ शब्द है लक्ष्मी, यानी लक्ष्य मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव। कई ऋषि मुनि ने भी कहा कि धन जो है तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे कि धन के माध्यम से धर्म, काम, मोक्ष आदि जितने भी बातें सबको साधा जा सकता है। इवन की जो सबसे बड़े विज्ञ हुए चाणक्य, उन्होंने भी कहा कि मनुष्य का जो सुख है या प्रसन्नता है तो सबका जड़ कहाँ है, तो धर्म में है। लेकिन धर्म भी अर्थ पर ही आधारित, तो बिना अर्थ के कुछ संभव होता नहीं। अगर हम सांसारिक जीवन में देखें तो जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं उसका अंतिम लक्ष्य धन ही है, और हमने कुछ ऐसा निजाम बनाया, अपने ऐसी व्यवस्था बनाई, कुछ भी कर ले उसका अल्टीमेट ट्रांसलेशन धन में होना है। जो शिवानी जी ने कहा था ये बड़ी अच्छी बात है कि धन के संदर्भ में यदि हम कहें कोई ग्रह न अच्छा है न बुरा है, कोई भी प्लेनेट आपको धन दे सकता है। क्या आप वो चमड़ा बनाने वाला बाटा क्यों, तो उसके लिए डेफिनेटली मैलेफिक प्लेनेट भी ऑपरेशनल होंगे, तो वहां पे मैलेफिक प्लेनेट धन दे सकते हैं, और उसको हम इस आधार पे नहीं कह सकते कि मैलेफिक है कि धन नहीं देगा। तो धन के संदर्भ में एक थोड़ा सा जो स्टीरियोटाइप हमारा जो अप्रोच है उससे थोड़ा हट करके भी देखना होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कई तरह का बदलाव आया है और कई तरह के काम है कि हड्डी बेचना, मुर्दा बेचना, ये भी कई जगह किसी कारण से एथिकल हो जाते हैं काम, और उससे भी धन कमाया जाता है। तो यहाँ पर जितना भी जो अंतिम लक्ष्य है वो हमारे कर्म का वो धन ही है। और धन क्या हो गया इस तरह से कि एक ऐसा महासागर हो गया जहाँ पर कि तमाम दुनियावी जो कार्य है, उसकी जो नदी है, कार्य की नदी, सब जाकर उस महासागर में मिल जाए। अगर धन नहीं है आदमी के पास तो संबल भी नहीं होगा। कुटुंब में भी कोई सुखी नहीं रह सकता कि धन के बगैर कुटुंब किसी का सुखी हुआ हो, यह भी नहीं होगा। ठीक है कि धन के कारण भी सुखी हो ही जाएगा, यह भी गारंटी नहीं है, यह एक दूसरा पक्ष है। लेकिन धनाभाव में कुटुंब सही हो जाए, एक बेटा अपने आप को बेटा प्रमाणित कर पाए, एक पति अपने आप को प्रमाणित कर पाए, इसमें संशय हो जाता है। तो धन के बगैर आपकी जो जितनी भी जिम्मेदारी सांसारिक जीवन में मिली है उसको पूरा करने में मुश्किल होती है। तो आर्थिक विफलता जो है तो सांसारिक जीवन को व्यर्थ बना देता है। एक धन रहित व्यक्ति के, जैसे वाल्मीकि जी ने कहा कि एक धन रहित व्यक्ति यदि हो तो उस व्यक्ति में और मरे हुए व्यक्ति में कोई खास अंतर नहीं। तो जिस काम प्रवाह में हम लोग बह रहे हैं उसमें धन का साथ न हो तो जीवन व्यर्थ है। लगन लगनेश विफल है, यदि द्वितीय द्वितीयश निर्बल है। तो मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं कर रहा। उन्होंने, शिवानी जी जिन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब तक लग्न लगनेश मजबूत नहीं होगा एंजॉय कौन करेगा। लग्न लगनेश का सर्वप्रथम इंपॉर्टेंस है ही है, उसके बगैर ही जाकर के कोई इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैं उसी को कनेक्ट करते हुए दूसरी बात कहता हूँ कि लग्न लगनेश खूब बढ़िया हो जाए और धन धनेश खराब हो जाए तो वह भी आर्थिक रूप से विफल जीवन कम से कम तो जाकर के, जैसे कि ऋषि वाल्मीकि ने कहा था कि वह मृतप्राय ही जीवन है। बहुत एक्साइटमेंट नहीं लाइफ में, बहुत एंजॉयमेंट नहीं लाइफ में, बहुत एडवांसमेंट नहीं लाइफ में, कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्मी नहीं तो लक्ष्य नहीं। तो ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव लेस लाइफ वो भी जो है सो रोमांच से भरा हुआ नहीं रह पाता। द्वितीय भाव के हैं तो बहुत सारे कारक, जैसे कि शुक्र कारक ग्रह है स्थिर लक्ष्मी का। चंद्रमा इस भाव में जो कि उच्च के होते हैं वो चंचल लक्ष्मी का। चंचल लक्ष्मी का मतलब क्या हुआ कि कैश या लिक्विडिटी। और शुक्र जो है तो धन का वह हिस्सा हुआ जिससे कि हम तत्काल लिक्विडिफाई नहीं कर सकते। वो एसेट्स के टाइप में पूरा जो है सो ऐसा भी एसेट्स नहीं है कि जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आई हो, हमने ही उसको एक्यूमुलेट किया है, लेकिन इमीडिएटली हम उसको लिक्विडिफाई नहीं कर सकते। वैसा वाला जो हमारा धन का पोर्शन है वो शुक्र गवर्न करता, और धन का वैसा पोर्शन जो कि हमारे कैश इन हैंड होती है, लिक्विडिटी होती है, जिससे कि हम इमीडिएटली जरूरत पड़े तो हम उसके द्वारा जो चीज हम चाह रहे हैं उस बार्टर कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसका उपयोग और उपभोग त्वरित तौर पे कर सकते हैं। सेकेंड हाउस में एक चीज देखा जाए कि यह एक समभाव है।
सम अथवा तटस्थ भाव। देखिए ये सुंदर सी बात है कि लग्न जो है कि जो कि सर्वदा शुभ है, और तृतीय भाव क्या है कि जो सर्वदा अशुभ है, त्रिसडाय भाव के कारण से। तो अब इन शुभ और अशुभ के बीच में यह भाव जाकर के तटस्थ बना हुआ है। तो इसका साधारण अभिप्राय यह है कि धन अपने आप में न ही सर्वदा शुभ है और न ही सर्वदा अशुभ है। मौलिक रूप में यह बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है, क्योंकि धन क्या है कि आज के देश में शक्ति है, और शक्ति कोई भी शक्ति जो है तो कोई भी पावर बुरा नहीं हो सकता। वो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, उपयोग हम कैसे करते हैं, उस पर वो अच्छा या बुरा होता है। यहाँ पर जो सेकेंड भाव तटस्थ है, इसमें एक खतरा क्या होता है कि यह प्लेनेट डिपेंडेंट भाव बन जाता है कि यदि यह प्रभावित करने वाले ग्रह शुभ होंगे तो इसमें शुभता अधिक आ जाएगी, और अशुभ होंगे तो जाकर के अशुभता आ जाएगी। तो यह बात कहने सुनने में थोड़ा सा भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन इसके असर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। गौर से देखें तो इस भाव में क्या नहीं है, सभी भौतिक सुख को समेटे हुए हैं, और दुख भी इतने हैं कि मारक की हद हो जाने तक की बात है। मारकत्व भी इस भाव में ही है। त्रिसडाय का जो प्रपंच है उससे यह भाव जो है सो अछूता नहीं है, क्योंकि षष्ठ भाव का जो है तो यह भाग्य भाव बनता है, अष्टम के सामने का जो है सो स्थान है यह, और एकादश का मातृ स्थान है, द्वादश का यह उच्च स्थान है। तो यह भाव विपरीत स्वभाव का यदि हो जाए तो मानिए कि भाग्य ही आपसे जो है सो रूठ गया। सेकेंड हाउस में इतनी क्षमता है कि अगर यह अनुकूल है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यह विपरीत होता है तो भाव है उनको भी वो ऑपरेट अपने साथ साथ कर देता है। द्वितीय और नवम भाव का देख लें स्थिति कि नवम भाव क्या हो गया, भाग्य का भाव, और वहां से वो षडाष्टक की स्थिति है। और यह स्थिति और खराब हो जाए कि जब जो है तो दोनों भाव में परस्पर शत्रु ग्रह स्थित हो जाए, जैसे कि मान लें कि द्वितीय भाव में बुध हो गए और राहु भी स्थित है वहीं पर द्वितीय भाव में, और नवम भाव में जो है बृहस्पति हो जाए। तो ऐसे में क्या, बुध तो यह भी न्यूट्रल प्लेनेट हुआ, राहु की तरह का इसने गुण एक्वायर किया, तो डबल राहु सेकेंड हाउस में, और वह षडाष्टक कर रहा है गुरु के साथ। ऐसे गुरु नवम भाव में भाग्य भाव में बैठ करके भी क्या करेंगे। तो अब यह हुआ कि यह एक अति शुभ स्थिति जो थी वह भी विपरीत हो गई। तो इसके माध्यम से मैं कहना यह चाहता हूं कि प्लेनेट का परस्पर संबंध, परस्पर स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है जो गए बीते प्लेनेट, नीच के प्लेनेट, एफ्लिक्टेड प्लेनेट भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं यदि म्यूचुअली वेल प्लेस्ड है। अब देखा जाए कि द्वितीय भाव जो है अर्थ त्रिकोण का एक भाव है, और शेष जो दो भाव हो गए वो षष्ठ भाव हो गए और दशम भाव हो गए, जो कि क्रमशः सेवा व कर्म प्रधान है। यानी षष्ठ भाव हो गया सेवा और दशम भाव हो गया कर्म प्रधान। तो इसको फिर अर्थ त्रिकोण क्यों कहे, या अर्थ त्रिकोण का भाव क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि छठा तो जाकर के सेवा हो गया और यह कर्म हो गया। तो इसके संबंध में जो एक समझ बनती है कि त्रिकोण में, वैसे तो तीनों भाव जब त्रिकोण के होते हैं वो अपने आप में गहन रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नाड़ी ज्योतिष में मिल जाती है कि त्रिकोण के तीनों भाव जो है तो वो तत्संबंधी बात, जो रेलेवेंट मैटर्स है उसके जो है तो प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को बताते हैं। तीनों त्रिकोण अर्थ के संबंध में प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को इंडिकेट करेंगे कि, और दूसरा क्या है कि ये तीनों भाव जो है तो एक उत्तरोत्तर कड़ी के तौर पे हैं कि दशम का जो है तो उत्तरोत्तर कड़ी सेकंड हुआ, सेकंड की उत्तरोत्तर कड़ी सिक्स हुई, ये इस तरह से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों फोल्डेड है और एक दूसरे में मर्ज है, ऐसा नहीं, बल्कि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। ये बात इसी तरीके से बेटा समझा जा सकता है कि ये उत्तरोत्तर से का परिणाम बता रहे हो, जैसे कि अदरवाइज क्लबिंग और बंचिंग जिस तरह का नक्षत्र में कर दिया गया है उस तरह की बात नहीं है कि अर्थ त्रिकोण में तीनों भाव एक ही जैसे के होंगे, जैसे कि केतु के नक्षत्र का कह करके हम छुट्टी कर लेते हैं, क्लब कर दिया, वो क्लबिंग से काम नहीं चलेगा। इसमें एक प्रेजेंट बता रहा होता, एक पास्ट बता रहा होता, एक फ्यूचर बता रहा होता। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अर्थ त्रिकोण में छठा भाव है। छठा भाव क्या हो गया, एक तो जाकर के उच्च भाव है ही, लेकिन पितामह जो दादा हुए उनका धन भाव है। पंचम भाव पितामह तो मतलब कि नवम भाव पिता हुए, उनका नवम भाव दादा और उनका धन भाव छठा भाव हुआ। दसम भाव क्या हुआ, पिता का धन स्थान हुआ कि नाइन्थ हाउस जो सेकेंड हाउस वो पिता का धन। और उसी तरीके से सेकेंड हाउस क्या हुआ, जातक का जो है स्वयं के द्वारा जो अर्जित किया हुआ धन है उसका धन स्थान। इन सभी प्रकार के धनों का जो हस्तांतरण या प्राप्ति जातक को होता है और उसके जो धन में जो जुड़ता है, इन सभी धनों का कारक गुरु है। गुरु को जो हम कहते हैं धन का कारक, ये ऐसा नहीं है
कि जो जिस तरह का वीनस है धन का कारक, या जिस तरह का धन का कारक चंद्रमा है, उसी तरीके का धन का कारक जो है तो गुरु है, वैसा नहीं। वैसा एसेट जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको हस्तांतरित होकर के आई है, वह जो है तो गुरु है। और गुरु का ज्ञान में भी वही बात है, ज्ञान ऑल ऑफ सडन बहुत कम लोगों को मिला है, वो हस्तांतरित होते होते पहुंचती है। तो उन चीजों का जो है तो गुरु अपने में कारकत्व समेटे हुए हैं। अब जैसे कि अब देखें कि पंचम भाव क्या है, पूर्व पुण्य का भाव है, और यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही का इसका द्वितीय भाव क्या है, इसका दशम स्थान है। धन के संदर्भ में जो कि एक उच्च स्थान एकादश भाव है, इसका भी भूमिका है, इसकी अब इम्पोर्टेंस है कि हम जो प्रोफेशन करते हैं, एकादश भाव अपने आप में, शायद मैं कंट्राडिक्टरी कुछ बात कहूं, लेकिन मेरी जो समझ इसमें है, एकादश भाव को लाभ भाव कह देना कि लग्न का लाभ भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस इस संदर्भ में है कि वो दशम का सेकेंड हाउस है, कि कर्म हम जो भी करेंगे, लग्न जो भी कर्म करेगा, उसका जो धन होगा वो 11th हाउस है। इस रूप में 11th हाउस अधिक भूमिका है, क्योंकि यह 10th हाउस का सेकेंड हाउस है। क्योंकि 10th हाउस का सेकेंड हाउस है वो, इसलिए यह बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका ट्रांसलेशन धर्म में होना है, उसका जो है सो एडिशन धन में होना है। तो हमारा जो प्रोफेशन है वो दशम भाव है, उसका जो है धन भाव भी एकादश है। उसी प्रकार सप्तम भाव को भी तो कहीं न कहीं धन से जोड़ा गया है। अब देखा जाए कि कई जगह लिटरेचर में मिलेगा कि जो डेली इनकम होता है वो 7th हाउस से देखते हैं। कुछ लोग बिजनेस का तो खैर है ही है। कई लोगों का मानना है कि छठा भाव हमारे पूर्व जन्म का, कई लोग कहते हैं कि वो दशम भाव था, कई लोग कहते हैं कि लग्न था। चाहे वो लग्न हो या दशम भाव हो, दोनों दृष्टिकोण से जो है तो सप्तम पूर्व जन्म का या तो सेकेंड हाउस बनेगा या फिर 11th हाउस बनेगा। सप्तम का भी जो है तो इस तरह से एक पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव धन के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो यह कारण है कि स्वअर्जित जो धन हुआ सेकेंड हाउस, उसका सप्तम है, अर्थात सेकेंड हाउस क्या करता है कि स्वअर्जित, और यह क्या हुआ अनार्जित, अनअर्न्ड मनी, जिसको कि हमने अर्जन नहीं किया। और जो भी आज के डेट में धनी आदमी है, उसके धन का अधिकांश हिस्सा 8वें भाव से ही प्रदत्त है। अंबानी अगर कोई बनता है तो वह कोई आदमी हार्ड अर्न्ड मनी से नहीं बनता, उसको अनअर्न्ड मनी से बनता है। उसके साथ लाखों आदमी जुड़े हुए हैं और उसकी अर्निंग उसको कहीं न कहीं मिलती है फ्रैक्शन में, और वह धनी बनता है। तो यह 8th हाउस का सिग्निफिकेशन है कि जो कि आपको अनअर्न्ड मनी जितना मिलेगा, आप उतनी जल्दी से आप रिच होंगे, रिच से रिचर होते जाएगा। लेकिन दूसरा एक यह भी है कि इसमें यह पूर्व पुण्य का संपत्ति स्थान है, 5th हाउस का संपत्ति स्थान है और उसका सुख स्थान है। यानी उस चीज से क्या आपको सुख मिलेगा, इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द 8th हाउस, कि आपने पूर्व पुण्य जो कमाया है वो क्या जो है उससे सुख मिल पाएगा, उसकी संपत्ति हस्तांतरित हो पाएगी वसीयत के तौर पर या जाकर के जिस भी तरह तरीके से। इस पर अष्टम भाव का जो है तो प्रभाव भी देखना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात शायद शिवानी जी ने बताया भी था और इन्होंने भी, उपमा जी ने भी बताया था, उसको भी मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि अष्टम भाव क्या है। एक्चुअली इसमें वाटरी एलिमेंट अगर नेचुरल जो दिया है, जो इसका करस्पॉन्डेंस देखा जाए, अष्टम भाव क्या है, वो 4, 8, 12 का जैसे ट्राइनल हाउसेस है। इसमें 2, 6, 10 क्या पृथ्वी तत्व हो गया। तो पृथ्वी तत्व से जो है अधिक त्वरित विस्तार होता है जल तत्व में। पृथ्वी तत्व का एक्सपेंशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ये जो वाटरी एलिमेंट है उसका एक्सपेंशन बहुत फास्ट होता है। तो अष्टम भाव प्रधान व्यक्ति एक दिन में ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, इतना कुछ प्राप्त कर सकता है एवेंडांस में कि उसको जो है तो हम लिमिट में नहीं रख सकते। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा कि पिछले बार में मिश्रा साहब ने बताया था ओशो के विषय में, ओशो का 8th हाउस का, कि उनको देखा जाए तो क्या नहीं मिला, सब कुछ एवेंडांस में मिला और इतनी त्वरित गति में। अगर रिचेज देखा जाए तो रिचेज, ज्ञान तो ज्ञान, उनके फॉलोअर तो फॉलोअर, सब कुछ। ये 8th हाउस का भी बहुत धन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट स्थान है। अब हो गया कि एक नवम भाव को भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। भाग्य का मतलब क्या हुआ, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड। तो जाहिरन कि शुभ नवम नव में जीवन की जो जितनी भी मुश्किल है या जितने भी मसाइल हैं उसको कम करने वाले हैं, अच्छी प्रवृत्ति या प्राप्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो भाग्य में पूर्व पुण्य की जो छाया होती है, यानी पंचम से पंचमार्थ पंचम, कि पंचम से या पंचम है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि नवम भाव से धन भाव छठा बढ़ता है और धन भाव से 8वां, कि मैं यही समझ लीजिए कि इसका जो संदेश है यही है संदेश कि धन का जो व्यय है वो धर्म में करें तो आगामी जो जीवन है वो अनुकूल बना रहेगा।
तो धन को सिर्फ संचय करके ही नहीं रखना है। धर्म भाव यह कहता है कि इसको आप नोबल कॉज में भी एक्सपेंडिचर करते रहे। अब इसी संदर्भ में चतुर्थ भाव का भी एक इम्पोर्टेंट स्थान बनेगा, क्योंकि और संपत्ति में अन्योन्याश्रय संबंध है। कितना अन्योन्याश्रय है वो तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी हैं। जो हमारे पास पैसा होता है तो हम संपत्ति में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे लाल किताब का एक प्रसंग आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मैं रखूंगा, जिसमें कि दसम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, इनको इंटर रिलेटेड माना गया धन के संदर्भ में। तो दसम भाव को कहा गया कि भाग्य का मैदान है, और इस भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह मैदान का क्षेत्रफल अर्थात उसकी सीमा, यानी भाग्य की सीमा कहाँ तक है वह बताते हैं। तो धन भाव जो कि पृथ्वी तत्व की है, वह दसम भाव के मैदान की मिट्टी की चमक जो है उसका, या उसका जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, उसको इंडिकेट करता है। और चतुर्थ भाव क्या है, जो कि जल तत्व का है, वो उस मैदान में जल की स्थिति क्या है उसको उसका द्योतक है। यदि शुभ और मित्र ग्रह का प्रभाव जो इन भाव पर हो तो किस्मत का मैदान भी बड़ा होगा, और उसमें उर्वरता भी होगी, उसमें चमक भी होगी, और उसका रियलाइजेशन भी होगा। अगर चतुर्थ भाव खाली हो गया या वहां पर पापी ग्रह से शनि, राहु, केतु ये आकर के बैठे हो, तो वहां स्थिति तो ऐसी स्थिति में जा तक करता क्या, मेहनत तो बहुत करेगा, बहुत कुछ अर्न भी कर लेगा, बहुत कुछ बना भी लेगा, लेकिन उन चीजों का सुखभोग उसको प्रॉपर नहीं होगा। उसका सुखभोग कोई दूसरा ही करेंगे। तो फोर्थ हाउस में एफ्लिक्शन होना, या फोर्थ हाउस में एफ्लिक्टेड प्लैनेट का होना, या पापी ग्रह का होना धन संपत्ति जरूर दे सकता है, देता है, लेकिन उसका सुखभोग और उससे जो आनंद की स्थिति होती है वो नहीं देता। तो द्वितीय भाव उसी तरह से अगर खाली हो जाए तो क्या होगा कि रिसोर्सेस तो होंगे, लेकिन उसमें वो चमक नहीं होगी। अर्थात धन होगा उसके पास, लेकिन धनी परसीव नहीं कर पाएंगे कि कोई एक धनी है, जिसको हम परसीव कैसे करते हैं, जब वह दुनियावी जीवन में आधुनिक साजो सामान, ये महंगे महंगे चीजों को, गाड़ी, ये सब ऐसो आराम की चीज का उपयोग करे, तो तब जाकर हम परसीव करते हैं वो आदमी बड़ा धनी है। तो जितना उसको धन होगा उस हिसाब से उसके धन का परसेप्शन बाहर निकल के नहीं आएगा। और ये भी कह सकते हैं कि वो उस हिसाब से उस रिसोर्सेस को यूज नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से उसको मिला है। दूसरा भाव खाली हो जाए और दसवां भाव खाली हो जाए तो ऐसा आदमी मृग मरीचिका वाला ही जीवन जीता है। उसको जिस चीज की तलाश होती है वो चीज मिल नहीं पाता। धन के पीछे बहुत पागल होता है ऐसा आदमी, लेकिन धन का जो है तो उसके लिए एक मिराज जैसा ही चीज रह जाता है। उसका ना ही रियलाइजेशन प्रॉपर होता है, ना ही उसके सेटिस्फेक्शन हो पाता है। 10th भाव आपका खाली हो जाए तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि भाग्य का सहयोग पाने में बड़ी अड़चन हो। यह एक ऐसी स्थिति है जैसे कि मान लीजिए भाग्य रूपी आपका डाकिया आया धन रूपी पार्सल लेकर के, लेकिन आपके पास जब आया तो आपसे कहा कि आप आई कार्ड दिखा दीजिए तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, और उस समय आई कार्ड नहीं था आपके पास और वह डिलीवरी नहीं हो पाई और वो लेकर के वापस चला गया। तो इस प्रकार चतुर्थ जो है, जो कि सुख भाव है, अन्य भाव के साथ साथ महत्वपूर्ण है। सुख भोग की स्थिति को समझने के लिए इस भाव का सुभद होना आवश्यक है। अगर चतुर्थ भाव नहीं सुध रहा तो कितना भी पैसा हम कर लेंगे उसका हैप्पीनेस हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सुख भाव का जो त्रिकोण है वो अष्टम, उसकी तो हम बात कर ही चुके, और इसमें एक बात बस इतना ही जोड़ेंगे कि अष्टम भाव शोक का भी भाव है, सुख भोग के भाव का यह प्रोडक्ट है। तो सुख भोग से आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उससे शोक मिलेगा, या डिपेंड करेगा 8th हाउस पर। तो इस भाव का अध्ययन करना ही आवश्यक है। उसी तरीके से 12th भाव क्या हो गया कि सुख चैन नींद का भाव है, और इसका भी शुमार आवश्यक है, क्योंकि यह उसका उच्चय स्थान होता है, और चय में भी क्या 2nd हाउस का 11th स्थान है। अगर यह शुभ होगा तभी वो धन आपको सुख चैन से जीने देगा, सोने देगा। लेकिन अगर वहां पे मैलेफिक प्लेनेट आ जाए, राहु एफ्लिक्टेड आ जाए, तो आपकी नींद भी खराब होगी, आपके एक्यूमुलेटेड धन है वो भी वेस्टेज होगा। शुभ ग्रह आ जाए तो उसकी चिंता की बात नहीं हो सकती। ग्रह योग की चर्चा फिर कभी अगर होगी तो ग्रह योग पे मेरा अधिक बिलीव रहता है। ग्रह योग पे हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे।